नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोर्स वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जो शिकागो यूनिवर्सिटी शिखर क्या विद्यार्थी होंगे और आप भी बी सेमेस्टर 5th की एग्ज़ाम देने वाले होंगे और आपकी एग्ज़ाम डेट 6 फरवरी को आपकी एग्ज़ाम डेट रहने वाली है। तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका स्वागत है। और आपकी एग्ज़ाम मेरे हिसाब से 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आपकी एग्ज़ाम होने वाली होगी। तो आपको बिना किसी देरी के, बिना किसी डाउट के इस वीडियो से जुड़ जाना है। इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं आपके बीच में कि आपका सिलेबस किस प्रकार का है, आपके एग्जाम में कौन सी क्वेश्चन आने वाले हैं और ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है और किस प्रकार आपकी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम करेंगे। आपका टॉपिक दिया गया है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि आपका टॉपिक का नाम दिया गया है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो इसके यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो मुख्य रूप से आपको जुड़ जाना है बिना किसी देरी के, बिना किसी डाउट के। तो यूनिट 1 के अंतर्गत आपका दिया गया है सिलेबस भारत के भौतिक विभाजन। तो भारत का भौतिक विभाजन किस प्रकार होता है, किस प्रकार नहीं होता है, यानी कि फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द इंडिया, यानी भारत में भौतिक विभाजन किस प्रकार होता है और किस प्रकार नहीं होता है, उसके बारे में बात की जाएगी। तो सीख आपको बिना किसी इस वीडियो में कंटिन्यू हो जाना है। तो सबसे पहला टॉपिक दिया गया है आपके भारत के भौतिक विभाजन। तो भारत के भौतिक विभाजन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया था? आपके इन 6 भौतिक भागों में भारत के भौतिक विभाजन को बांटा गया। तो सबसे पहला आपका टॉपिक माना, सबसे पहले आपका आता है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत सबसे पहले आता है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो हिमालय पर्वत विश्व की सबसे नवीनतम ऊंची पर्वतमाला है। इसके 3 भाग आपका हिमाद्री, हिमाचल और आपका शिवालिक, इसके 3 प्रमुख भाग माने जाते हैं। इसके 3 प्रमुख भागों को आपको प्रमुख रूप से याद रखना है। इसकी प्रमुख शिखर आपकी कंचनजंगा है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी था? कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। महत्व इसका प्राकृतिक सीमा, जलवायु पर प्रभाव एवं नदियों का उद्गम। और नेक्स्ट क्षेत्र की बात की जाए तो भारत का उत्तरी मैदान का क्षेत्र। उत्तरी मैदान का क्षेत्र किस प्रकार होता है? तो उत्तरी मैदान का क्षेत्र वैसे इस प्रकार आपका भारत है, अगर देख सकते हैं, अगर इस प्रकार आपका भारत है तो देख सकते हैं इस प्रकार आपका भारत है। क्योंकि ज्योग्राफी जो स्टूडेंट होते हैं उनको मैप का मुख्य क्षेत्र की ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर आपका हिमालय हो जाता है और यहाँ पर भारत का उत्तरी मैदान होता है। तो उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार आपका यहाँ पर हो जाता है और आपकी मरुस्थलीय क्षेत्र आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि उत्तरी मैदान क्षेत्र आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदियों द्वारा निर्मित किया जाता है। अत्यंत उपजाऊ जलवायु मिट्टी होती है। भारत का प्रमुख कृषि क्षेत्र भी प्रमुख रूप से माना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। इसके 2 भाग होते हैं। आपके 2 भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो मालवा का पठार, एक दक्कन का पठार। इसके 2 प्रमुख भाग होते हैं और खनिज संपदा से भरपूर है। इसमें लोह, एसिड को कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो यह आपको प्रमुख रूप से याद रखना है। मरुस्थलीय क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान में थार का मरुस्थल माना जाता है। और तटीय मैदान की बात की जाए तो पूर्वी तट व पश्चिमी तट, यानी कि पूर्वी तट व पश्चिमी तट में आपकी गोदावरी, गंगा व कृष्ण नदी बहती है। इनके द्वारा डेल्टा बनाया जाता है। उन्हें तटीय मैदान कहा जाता है। द्वीपीय समूह का किसे कहा जाता है? अंडमान निकोबार, बंगाली खाड़ी कहा जाता है। लक्षद्वीप आपका अरब सागर में आपसे भी देना। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु की बात की जाए, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय प्रकार की भारत की जलवायु है। आपके एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो आपको सिंपल बता देना है कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय प्रकार की है। तो शीत ऋतु आपकी दिसंबर से फरवरी के बीच में आती है। ग्रीष्म ऋतु आपकी मार्च मई में आती है और वर्षा ऋतु आपकी जून सितंबर में आती है और शरद ऋतु आपकी अक्टूबर नवंबर में आती है। इस प्रकार आपकी 4 ऋतुएं होती है। तो चारों ऋतु को प्रमुख रूप से आपको याद रखना, ठीक है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से थे? आपके एग्जाम में सिंपल ही क्वेश्चन आएगा कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। तो आपको सिंपली बता देना है कि एक तो आपका हो जाएगा अक्षांशीय स्थिति, एक आपकी हो जाएगी पर्वत एंड मुख्य से आपकी हो जाएगी एक समुद्री दूरी, एक हो जाएगी मानसूनी प्रवृत्ति, इससे भी आपकी प्रमुख रूप से हो जाएगी। और मानसून की प्रक्रिया, तो मानसूनी प्रक्रिया भारत में किस प्रकार आती है? तो मानसून की प्रक्रिया भारत में किस प्रकार आती है? तो मानसून की प्रक्रिया यानी कि मेंशन ऑफ द इंडिया, यानी मानसून अरबी भाषा शब्द मौसम से बना है, आप सभी को याद रखना है। और ग्रीष्म मानसून और वर्षा ग्रीष्म मानसून आपकी कब होती है? ग्रीष्म मानसून होती है जून से अरब सागर व बंगाली खाड़ी में नमी युक्त हवाएं चलती है। केरल तट पर 1 जून के आसपास देश में वर्षा का मुख्य स्रोत मुख्य रूप से मानी जाती है। यानी कि आपकी मानसूनी हवाएं वो जो चलती है उन्हें मुख्य रूप से आपकी मानसूनी प्रक्रिया में आगमन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। शीतकालीन मानसून के बारे में बात की जाए तो आपके बीच में शीतकालीन मानसून किसे होता है? उत्तरी पूर्वोत्तर शुष्क होता है आपका तमिलनाडु पर तट पर वर्षा होती है। यानी कि जब आपकी मानसून आता है और जाता है तब वो मुख्य से आपके तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा करता है, ठीक है। आप सभी याद है। मानसून की विशेषताएं आपकी अनिश्चितता, असमांत वितरण, अचानक वर्षा, यानी अचानक वर्षा होती है, किसी को पता नहीं होता है कि बरसात होने वाली है नहीं होने वाली है। और भारत की जलवायु को 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। 5 प्रकार की वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती है? तो भारत की जलवायु में 5 प्रकार की वनस्पति में आपकी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये आपकी असम व पश्चिमी घाट में आती है। उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन आपके
मध्य भारत में आती है वो कांटेदार वन आपकी, राजस्थान में आती है जैसे झाड़ियाँ और मुख्य से बमड़ा एंड मुख्य से आपकी सभी होते हैं, ठीक है। एंड आपका आंवला होते हैं, इनकी क्या होगी, इनके क्या होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है। पर्वतीय वन आपकी हिमालय में होती है और मैंग्रोव वन आपके सुंदरबन में होते हैं। आप सभी का देना है। भारत की मिट्टियाँ कितनी होती है, तो भारत की मिट्टियाँ प्रमुख रूप से कितनी होती है, तो भारत की मिट्टियाँ मुख्य से 7 या 8 मानी जाती है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से दी गई है 5 मिट्टियाँ। भारत की प्रमुख 5 मिट्टियों के बारे में बात हम करेंगे। तो सबसे पहली मिट्टी आ जाती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आपकी उत्तरी भारत व सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी आपकी कहाँ पर पाई जाती है, काली मिट्टी आपकी महाराष्ट्र कपास के लिए उपयुक्त है। लाल मिट्टी आपकी तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी आपकी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मसूली मिट्टी आपकी राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है सिंपली। अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र में भारत के कितने अफवाह तंत्र है, तो हिमालय नदी का हिमालय अफवाह तंत्र है। उसमें आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदी को शामिल करते हैं। 12 मासी होती है, यानी सदाबहार इनमें पानी रहता है, यानी कि 12 महीने इनमें लगातार पानी देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय भारत में आपकी गंगा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ताप्ती नदी आती है। इनमें वर्षा पर निर्भर नहीं है। जब वर्षा होती है तब इनमें पानी आता है और जब वर्षा खत्म हो जाती है तो इनमें पानी पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। आप सभी को याद रखना है। एंड मुख्य से सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। आप सभी को याद रखना है। एंड मुख्य से सबसे बड़ी नदी आपकी गंगा नदी मानी जाती है। काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काली मिट्टी आपकी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मानसून का आगमन आपका 1 जून को केरल के आसपास होता है। आप सभी को याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात करें तो यूनिट 2 के सिलेबस में आगे यूनिट 2 में आपके खनिज संसाधन और आपकी धात्विक और इनके बारे में दिया गया सिलेबस में। अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस हमारी क्लास चल रही है, तो आपको सिंपली इस क्लास में जुड़े रहना, ठीक है। तो खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का आर्थिक महत्व है। जब भारत खनिज संपदा से समृद्ध देश है। खनिजों के कितने प्रकार होते हैं, खनिजों के आपके 2 प्रकार होते हैं। खनिज आपकी धात्विक खनिज होती है और एक अधात्विक खनिज होती है, यानी कि मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। आप सभी कहते हैं धात्विक खनिज में आपके लोह एसक आते हैं, ठीक है। लोह एसक धात्विक खनिज प्रमुख रूप से आते हैं। आप सभी को याद रखना है। जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट प्रमुख रूप से आते हैं, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र में आपका उड़ीसा आ जाता है, झारखंड आ जाता है और आपका कर्नाटक क्षेत्र में मुख्य रूप से आपके लोह एसक प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। भारत में लोह एसक का प्रमुख निर्यातक है, ठीक है। भारत मुख्य रूप से लोह एसक को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है, यानी कि भारत लोह का विश्व में व्यापार करता है, जिससे भारत को आगे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा प्रमुख रूप से मिलता है, ठीक है। विद्युत तार और आपकी मशीनरी व मिश्र धातु से उपयोग होता है। आपका तांबा का प्रमुख क्षेत्र में आपका राजस्थान का खेतड़ी आ जाता है, झारखंड आ जाता है, मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से आते हैं। तो आप सभी को याद रखना है। और अधात्विक खनिज आपका अभ्रक आता है। तो अभ्रक कहाँ पर पाया जाता है, तो अभ्रक आपका पाया जाता है विद्युत उपकरणों में उपयोग होता है। प्रमुख क्षेत्र में आपके झारखंड, बिहार, राजस्थान आपके अभ्रक के अंतर्गत प्रमुख रूप से माने जाते हैं। भारत पहले विश्व का प्रमुख उत्पादक है, ठीक है। अभ्रक का प्रमुख उत्पादक माना जाता है। चूना पत्थर जैसी सीमेंट आती है आपकी, तो सीमेंट का मुख्य कच्चा माल होता है। प्रमुख क्षेत्र में आपकी मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश आते हैं। आप सभी याद रखना है। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन में आपके यानी एनर्जी रिसोर्स में आपके आ जाते हैं। ऊर्जा के संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, आपकी पारंपरिक ऊर्जा और अपारंपरिक ऊर्जा, ठीक है। पारंपरिक ऊर्जा में आपकी कोयला भारत का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। इसे प्रमुख रूप से आपके झारखंड में जरिया और पश्चिम बंगाल में रानीगंज और छत्तीसगढ़ में बोलाट्रो माना जाता है, ठीक है। आप स्वीकार रखना है। ताप विद्युत उत्पादन में होता है, ठीक है। पेट्रोलियम की बात की जाए, पेट्रोलियम की बात की जाए, तरल ईंधन एवं परिवहन का मुख्य संसाधन है। प्रमुख रूप से आपके असम में डिगबोई और मुंबई में हाई गुजरात, ठीक है। इन 3 क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पेट्रोलियम होता था। आप सभी याद रखना। इसका पीडीएफ लर्निंग विद टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत आपके कौन कौन से आ जाते हैं, मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन आ जाता है, ठीक है। आप सभी याद रखना है। पारंपरिक ऊर्जा के अंतर्गत आपकी आ जाती है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आपकी राजस्थान, गुजरात और गुजरात में अधिक होती है, कुछ मात्रा में मध्य प्रदेश में भी होती है, ठीक है। अक्षीय और प्रदूषण रहित होती है, ठीक है। आप सभी यानी इससे प्रदूषण नहीं होता है बिल्कुल। पवन ऊर्जा आपकी तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में प्रमुख मानी जाती है, ठीक है। कुछ मात्रा में राजस्थान में लगातार बढ़ावा दिया जाता है, पर्यावरण के अनुकूल होती है। पवन ऊर्जा आपकी बिल्कुल अनुकूल होती है, क्योंकि ये सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के माध्यम से लोहा एवं इस्पात उद्योग, ठीक है, यानी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो भारत का आधारभूत उद्योग प्रमुख संयंत्र में आपकी भिलाई आ जाती है। एंड बोकारो आपका झारखंड में आ जाता है। एंड राउरकेला एंड दुर्गापुर आगे प्रमुख से आते हैं। सीमेंट उद्योग के अंतर्गत आपके चूना पत्थर आ जाते हैं, ठीक है। एंड प्रमुख राज्य आपकी राजस्थान, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश आ जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आपकी मुंबई में था, मुंबई पुणे में क्षेत्र आ जाता है। हुगली नदी क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल में आता है। अहमदाबाद आपका वडोदरा क्षेत्र में आता है। छोटा नागपुर का क्षेत्र आपका खनिज जदीद उद्योग होता है। और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रमुख से औद्योगिक क्षेत्र माने जाते हैं, यानी कि यहाँ पर मुख्य से बड़ी मात्रा में उद्योगों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट जो भी आप कह सकते ना चाहते कह सकते हैं। लोह एसक का
प्रमुख राज्य आपका उड़ीसा है। भारत का पहला तेल कुआं आपका डिगबोई असम में माना गया और सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र आपका भिलाई में है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल आपका चूना पत्थर पर आधारित होता है। पवन ऊर्जा से अग्रणी राज्य आपका तमिलनाडु, पवन ऊर्जा में अग्रणी राज्य आपका तमिलनाडु। ठीक है, अब यूनिट 3 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें कृषि के बारे में बताया गया है, तो कृषि के बारे में यूनिट 3 के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो भारतीय कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। लगभग आधी से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और मानसून पर अधिक निर्भरता होती है। कृषि मुख्यतः आपकी खाद्यान्न और नकदी फसलों पर आधारित होती है। प्रमुख फसलों के अंतर्गत आपकी गेहूँ आ जाती है। रबी फसल और अक्टूबर माह में होती है। रबी फसल आपकी अक्टूबर से मार्च के मध्य में होती है। ठंडी व शुष्क जलवायु इनको चाहिए, यानी कि यहाँ पर अभी आपकी सर्दियाँ पड़ रही होगी, सर्दियाँ मुख्य से भी पड़ रही होंगी। उसी समय आपकी गेहूँ का उत्पादन प्रमुख से किया जा रहा होगा, गेहूँ की फसल मुख्य से उत्पादित की जा रही होगी। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसकी की जाती है। हरित क्रांति से उत्पादन में बढ़ती हुई है। हरित क्रांति आपकी 1961 के लगभग आई थी। उसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे, आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम चावल। तो चावल भी आपकी खरीफ फसल होती है। चावल आपकी खरीफ फसल होती है, मुख्य से वर्षा ऋतु में होती है, यानी कि बाजरा के समय होती है। ठीक है, बाजरा समय से होती है, तो करीब आपकी जून से अक्टूबर के मध्य होती है। अधिक वर्षा हो, गर्म जलवायु होती है। इसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश बेंगलुरु से माने जाते हैं। और भारत विश्व का चावल उत्पादन में प्रमुख चावल उत्पादन किया जाता है भारत में। कपास की मुख्य से बात की जाए, कपास आपका होता है काली मिट्टी में अच्छी उपज होती है, गर्म व शुष्क जलवायु की उपयुक्त होती है। और प्रमुख राज्य में आपके महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब मुख्य से कपास के लिए जाने जाते हैं। कपास आपकी जो रुई होती है ना, जो मुख्य से आप अपने देवताओं को रुई करती है, रुई से जो बत्ती बनाती है मुख्य से कपास ही मानी जाती है। ठीक है, वस्त्र उद्योग का मुख्य कच्चा माल मुख्य से माना जाता है। ठीक है, सभी को याद रखना है। आगे हम बात करें गन्ना। गन्ना लंबी अवधि की फसल है। इसके अधिक तापमान और अच्छी सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी कि ये लगातार होता है। जैसे आपको उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और कुछ मात्रा में महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटक में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में होता है। चीन उद्योग का आधार है। चीनी उद्योग का आधार है नहीं, चीनी मुख्य से आपकी किससे बनती है, तो आपके गन्ने से बनती है, सभी को याद रखना है। आगे बात करें तो आपके बीच में आता है कि फसल पैटर्न पर परिवर्तन, यानी कि चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स, यानी फसल पैटर्न पर परिवर्तन है। खाद्यान्न से नकदी फसलों की ओर झुकाव है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्नत बीज व उर्वरकों का उपयोग हुआ है। व्यावसायिक खेती में वृद्धि हुई है, सभी को याद रखना है। कृषि विकास और हरित क्रांति, यानी एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, आप सभी याद रखना। हरित क्रांति आपकी 1960 के दशक के मध्य आई थी। उच्च उत्पादकता वाले बीज, HIV सीड्स का उपयोग और रासायनिक उर्वरक का कीटनाशक उपयोग और सिंचाई सुविधाओं में सुधार और मुख्य रूप से गेहूं व चावल पर प्रभाव प्रमुख से देखने को मिलता है। ठीक है, अब पशुपालन भारत में विश्व में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी, यानी भारत विश्व में बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध का, यानी कि हम दूध को बेचते हैं, तो मुख्य से भारत ना आपके दूध को विश्व के देशों को सप्लाई करता है, यानी कि भारत के पास दूध बहुत अधिक ज़्यादा है। ठीक है, आपकी प्रमुख गाय, भैंस, बकरी, भेड़। दुग्ध क्रांति आपकी श्वेत क्रांति के अंदर होती है। इसके जनक आपकी अमूल गोंडल है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे, तो आप कहेंगे अमूल मॉडल। ठीक है, पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, सभी को याद रखना है। कपास उद्योग तो भारत का सबसे पुराना उद्योग, कच्चा माल उद्योग माना जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो आपके बीच आता है कि प्रमुख केंद्र आपके मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, कोयम्बटूर आपके निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। चीनी उद्योग के अंतर्गत बात की जाए, चीनी उद्योग गन्ने पर आधारित उद्योग होते हैं, सभी को याद रखना है। प्रमुख राज्य में आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आते हैं। सहकारी समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका विशेष महाराष्ट्र आते हैं। ठीक है, परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण हरित क्रांति आपकी 1960 के दशक में आई थी। गेहूँ किस ऋतु की फसल, तो आपकी रबी की फसल है। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी आपकी काली मिट्टी बनाती है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित, आप कहेंगे दूध से संबंधित है। और चीनी उद्योग का मुख्य कच्चा माल आपका गन्ना माना जाता है, सभी को याद रखना है। यूनिट 4 के इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें भारत की जनसंख्या के बारे में पूछा गया है। तो भारत की जनसंख्या किस प्रकार होती है, तो भारत विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। जनसंख्या का अध्ययन जनसांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन आएगा कि जनसांख्यिकी क्या है, तो आप कहेंगे भारत विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। जनसंख्या अध्ययन करना ही आपका जनसांख्यिकी कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि, तो भारत में वृद्धि के 4 प्रमुख चरण माने जाते हैं। तो 1921 में आपकी स्त्रियाँ धीमी मानी जाती है, यानी महामारी यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे, यानी कि इसमें नेगेटिव हो रही थी, माइनस हो रही थी। लेकिन 1921 से 1991 मध्य, यानी इसमें थोड़ी बहुत वृद्धि, उतनी ज़्यादा वृद्धि नहीं है, यानी कि इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, माइनस प्लस कर सकती है। लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुख्य से हो जाता है कौन सा फैक्ट, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फैक्ट। ठीक है,
1951 से 1981 का, या इसको कहा जाता है जनसंख्या विस्फोटक। इसमें क्या हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा में प्लस हुआ, क्योंकि कुछ विद्यार्थी हिस्ट्री के होंगे तो उन्हें पता होगा कि 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर क्या है कि बांग्लादेश के जो लोग थे वो भारत में बहुत ज़्यादा संख्या में आ गए थे, जिसके कारण भारत की जनसंख्या तीव्र वृद्धि हुई थी। ठीक है, सभी याद रखना है। वैसे आपके लिए बांग्लादेश वाला ही 1971 वाला इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, 1981 के बारे में वृद्धि दर में धीरे धीरे कमी हुई, जनसंख्या वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी आई। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा में सुधार होने लगा है, जन्म दर अधिक हो गया। ठीक है, सभी को याद रखना है। आगे हम बात करें तो भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। घनी आबादी वाले क्षेत्र जैसे गंगा का मैदान, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल। कम आबादी वाले क्षेत्र में आपके हिमालय क्षेत्र तथा मरुस्थल और पूर्वातर की पहाड़ी आती है। और गंगा के मैदान में पश्चिम बंगाल में, बिहार में, केरल में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। सभी का देखना है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अधिक घनत्व आपका बिहार, पश्चिम बंगाल का है, और कम घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम का है। ठीक है, साक्षरता, तो साक्षरता किसकी अधिक है? साक्षरता की बात की जाए, साक्षरता सामाजिक विकास का सूचक है। उस साक्षरता आपकी केरल की मानी जाती है, निम्न साक्षरता आपकी बिहार की मानी जाती है, तुलनात्मक कमाई दी जाती है। महिला साक्षरता में वृद्धि हो रही है, सभी को याद रखना है सिंपली। लिंगानुपात, लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को आपका लिंगानुपात कहा जाता है, सभी को देखना है। कुछ राज्यों में लिंगानुपात कम है, लड़कियों की संख्या कम है। केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक है, यानी कि यहाँ पर लड़कियों को बहुत ज़्यादा मात्रा में शिक्षित किया जाता है। नगरीकरण क्या है? नगरीकरण का अर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जनसंख्या का जाना नगरीकरण कहलाता है, सभी को देखना है। और नगरीकरण के कारण कौन सी? तो रोजगार की अवसर होती है, सभी को देखना है। शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं होती है, औद्योगिकरण प्रमुख से मानी जाती है। ठीक है, नगरीकरण के परिणाम कौन से होते हैं? नगरीकरण के परिणाम होती है आपकी आर्थिक विकास की और आधुनिक सुविधाएं। इसके नकारात्मक प्रभाव होती है झुग्गी झोपड़ी बस्तियाँ, प्रदूषण आपकी मानी जाती है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। आगे हम बात करते हैं आपकी मुख्य रूप से भाषा विविधता, यानी भारत बहुभाषी देश है। यहाँ पर हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, भोजपुरी, हरियाणवी, गुजराती भाषाई इंडो आर्यन परिवहन से मानी जाती है। तो परीक्षा हेतु संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु आपके जनसंख्या घनत्व का सूत्र हमने बात की थी। कुल जनसंख्या बटा वहाँ की उसके यहाँ इसका सूत्र था जनसंख्या घनत्व, यहाँ पर सूत्र देखा था प्रति वर्ग किलोमीटर में प्रति वर्ग किलोमीटर से में क्षेत्र को निवास करने वाले क्षेत्र को जनसंख्या का घनत्व सूत्र बनता है। केरल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साक्षरता व लिंगानुपात के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी को याद रखना है। आगे हम बात करें तो कैसे केरल किसके लिए? तो आपका नगरीकरण का मुख्य कारण क्या? रोजगार। ठीक है, भारत की राजकीय भाषा क्या है? तो तीव्र क्या आप कहेंगे? हिंदी। जनसंख्या वृद्धि का तीव्र काल आपका 1951 से 1981 के मध्य माना जाता है। ठीक है, 1951 से 1981 मध्य आपका तीव्र वृद्धि हुई थी, यहाँ पर मैंने बताया था आप सभी को। भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कंचनजंगा है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची कंचनजंगा है। भारत मानसून का आगमन सबसे पहले आपके केरल राज्य में होता है। एंड काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको कपास के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला तेल को कहाँ स्थित है? आपके डिगबोई असम में स्थित है। हरित क्रांति मुख्य रूप से किन दो फसलों से संबंधित? आपके गेहूँ और चावल से संबंधित है। गंगा नदी आपकी किस प्रकार की नदी है? तो आपके हिमालय व बारहमासी नदी है। और आप सभी का देखना है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केरल है। यहाँ पर मुख्य लड़कियों को बहुत ज़्यादा मात्रा में शिक्षित किया जाता है। और आपके क्षेत्र में जो मुख्य से नर्स आती है, नर्स आती है जो टीका लगाने आती है, वो मुख्य से आपके केरल की ही मानी जाती है। ठीक है, केरल की वो मानी जाती है, आप सभी को याद रखना है। और सीमेंट उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है? तो आपके कहीं चूना पत्थर माना जाता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आपकी श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन करेंगे हम, 2 से 3 लाइन वाले आंसर वाले। तो भारतीय मानसून क्या है? तो ये सिंपली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारतीय मानसून, सिंपली क्वेश्चन पूछा गया भारतीय मानसून क्या है? तो भारतीय मानसून मौसमी पवनों का परिवर्तन है जो गर्मियों में समुद्र भूमि की ओर चलती है। ये देश में वर्षा का मुख्य स्रोत है। हिमालय का भारत की जलवायु पर प्रभाव क्या पड़ा? हिमालय ठंडी मध्य और एशियाई हवाओं को भारत में आने से रोकता है। यह मानसूनी वर्षा से भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जलोढ़ मिट्टी का विशेषता क्या? तो ये नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी है। इसके जो है गेहूँ और चावल और गन्ने की फसल अच्छी होती है। कोयला आपका भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो कोयला आपका भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों इसलिए क्योंकि इसमें पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। इसका मुख्य उपयोग आपका विद्युत उत्पादन में किया जाता है। हरित क्रांति के 2 प्रमुख प्रभाव थे। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ती है, परंतु इससे मृदा क्षरण और क्षेत्रीय समानता भी बढ़ी है। ठीक है, कपास उद्योग का महत्व होता है। तो कपास उद्योग भारत का पुराना उद्योग है।
यह वस्त्र निर्माण और निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या और जनसंख्या घनत्व का नगरीकरण की दो नकारात्मक झुकी झोपड़ियाँ, साथ ही प्रदूषण। ठीक है, काली मिट्टी की विशेषताएं बात की जाए तो काली मिट्टी की विशेषताएं बात की जाए, काली मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता होती है। ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। श्वेत क्रांति क्या है? तो श्वेत क्रांति आपकी दूध उत्पादन से संबंधित है। इसमें अमूल मॉडल की मुख्य भूमिका रहती है। अब दो हाई लॉन्ग क्वेश्चन आपके बीच में एग्जाम में, तो भारत की मानसून की उत्पत्ति, विशेषता एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो भारत की मानसून मुख्य से उष्णकटिबंधीय मानी जाती है और मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम सबसे हुई है। अरबी भाषा शब्द है जिसका अर्थ है कि ऋतु के अनुसार पवनें बदलती रहती है। भारतीय मानसून का मुख्य कारण स्थल समुद्र के बीच तापमान का अंतर है, गर्मियों के बीच। उस प्रकार आपका क्वेश्चन है, तो आप सभी को इसका पीडीएफ लिंक के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ पर इसको इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेना है। और भारत की जनसंख्या बढ़ती वेतन है उसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो भारत को आपको बताना है कि 1901 से भारत में नींदू वृद्धि दर रही थी और 1981 में भी भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार किया गया जिससे आपकी वृद्धि हुई। लेकिन 1981 से 1951 से आपकी 81 में बहुत तीव्र मात्रा में वृद्धि हुई, जिससे जनसंख्या बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ावा मिला और मुख्य से अलग अलग समस्या होगा भारत में, जैसे अभी बेरोजगारी की समस्या प्रमुख से देखने को मिल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको एकदम सही तरीके से समझ आएगा। तो आज की स्वागत है इस वीडियो में, आपको अंतिम तक जुड़े रहिए आप सभी। और आप सभी ने एकदम क्लास को सही तरीके से देखा होगा। आपकी एग्जाम डेट कितनी तारीख है? आपकी 6 तारीख है। तो आज की 5 तारीख को ये क्लास अपलोड की गई है। कुछ विद्यार्थी देख लेंगे, उनका बहुत प्रयोग विद्यार्थी है, कुछ विद्यार्थी नहीं देख पाएंगे तो उनकी बदकिस्मत है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं एंड। लर्निंग विद टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल में आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार इनके चैनल है। ये है आपका अपना लर्निंग विद टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर भी लगातार विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जुड़ जाना है, यहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये है आपका अपना व्हाट्सएप चैनल, तो आपको यहाँ पर इन सभी चैनल्स के माध्यम से जुड़ जाना है। इनको इसे एक अच्छे तरीके से अच्छी रीडिंग के साथ तैयारी करनी है और वीडियो को लाइक शेयर भी करना चाहते तो कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अच्छी वीडियो में ऐसे तरीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।